नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार पाठक कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के संवैधानिक इतिहास के विषय में। तो भारत के संवैधानिक इतिहास के विषय में हमने चार्टर एक्ट 1784 की बात की कल के वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे उसी के आगे 1786 का अधिनियम। किसका? 1786 का अधिनियम 1786 के अधिनियम के विषय में कुछ बात करेंगे। जैसे 1786 के अधिनियम में क्या होता है मित्रों, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को, किसको? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को, अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का लागू कर दिया गया। क्या किए? अपने निर्णय को निरस्त करने का अधिकार इनको प्रदान कर दिया गया। किसको? 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने के लिए इनको अधिकार प्रदान हो गया कि ये अपने परिषद के जो इनकी निर्णय होती थी उसको निरस्त करते थे। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुए? तो ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो मित्रों, किसको प्राप्त हुआ सर्वप्रथम ये अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त होता है। कौन सा? 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम क्या कहता है मित्रों? कहता है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जो भी इनकी परिषद निर्णय लेती थी तो उसको ये निरस्त कर सकते थे। ये दोनों निर्णय प्राप्त करने वाले पहले कौन बने? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर बात होती है चार्टर एक्ट 1793 की। किसकी बात होती है? फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट 1793। फिर 1793 में क्या होता है मित्रों? इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को, कंपनी के जो अधिकार थे उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितना? 20 वर्ष के लिए जो कंपनी के अधिकार थे मित्रों, जो पहले कंपनी के अधिकार थे उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। क्या किया गया मित्रों? भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। किसको? नियंत्रक मंडल के सदस्यों को। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से, किससे? भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो मित्रों, जैसे कि 2 पॉइंट हो गए। पहला कि 20 वर्षों के लिए व्यापार की अवधि बढ़ा गई। दूसरा, नियंत्रक मंडल को सदस्यों को भारतीय राजस्व के वेतन देने की व्यवस्था की गई। फिर बात होती है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। किसके द्वारा? लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। किसमें? 1793 के चार्टर एक्ट के लिए। फिर क्या होता है? सभी कानून व विनियमों की व्याख्या का अधिकार, सभी जो कानून थे, विनियमन थे, उसके व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? तो न्यायालय को प्रदान किया गया। फिर बात होती है जनरल परिषद स्वतः ही सदस्य होने के अधिकार समाप्त हो गया। जनरल परिषद को स्वतः ही सदस्य होने का जो अधिकार था वो समाप्त हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है मित्रों? इसमें जो जनरल परिषद का स्वतः सदस्य होने का अधिकार था उस समय तो समाप्त हो जाता है इसी चार्टर एक्ट 1793 के अधिनियम के द्वारा। सबसे पहला माध्यम क्या था? पहले क्या था कि 20 वर्षों के लिए व्यापार कंपनी के अधिकारों को बढ़ा दिया जाता है। कंपनी के जो भी अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। किससे?
भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तीसरी बात, ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा, क्या ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालयों को प्रदान किया गया कि आप सभी जो भी कानून है, नियम है, उसकी आप व्याख्या करेंगे, वो न्यायालयों को प्रदान कर दिया गया। फिर क्या होता है, जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो जाता है। जो जनरल परिषद के सदस्य हो जाते तो उनको स्वतः सदस्यता के समाप्त कर दी जाती। फिर आता है मित्रों सबसे महत्वपूर्ण एक्ट आता है हमारा 1813 का। किसका? 1813 का राजलेख या चार्टर एक्ट 1813 अति महत्वपूर्ण एक्ट आता है मित्रों ये, जो कि यहाँ से 1, 2, 3, 4 प्रश्न तो हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे कि कहाँ से प्रश्न इसमें मिल सकते हैं। तो इसमें पहला क्या होता है मित्रों, इसमें पहले होता है कंपनी की एकाधिकार को समाप्त करने तथा क्या करने, कंपनी के जो एकाधिकार थे उसको समाप्त करना, उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने, ईसाई मशीनरियों को भारत में और अधिक स्वायत्त मांग की मद्देनजर यह राजलेख पारित किया गया। किस लिए पारित किया गया? ये कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने, फिर क्या, फिर भारत में ईसाई मशीनरियों की भारत में अधिक स्वायत्त की मांग, जो कि उनको और स्वतंत्रता देने की, प्रचार प्रसार धर्म प्रचार करने के लिए इस राजलेख को पारित किया गया। फिर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान थे। इसमें क्या क्या प्रावधान थे मित्रों, तो पहला प्रावधान हमारा था पहली बार ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। पहली बार क्या हुआ मित्र, पहली बार ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति, कि आप अपने धर्म की प्रचार आप कर सकते हैं। तो ईसाई को सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ईसाइयों को धर्म की प्रचार की अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई, तो 1813 का एक्ट है, चार्टर एक्ट 1813। फिर दूसरा क्या हुआ मित्रों, इसमें दूसरा प्रावधान क्या था, इसमें दूसरा प्रावधान था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। क्या कर दिए गए मित्रों? कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाता है, किंतु लेकिन एक चीज और इसमें रह जाती है, क्या, कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को, एकाधिकार को बनाए रखा गया। किसके साथ? चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार के एकाधिकार बनाए रखा गया। तो मित्रों जैसे क्या है कि जब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, कि समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ, किसके साथ? चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार का एकाधिकार को बनाए रखा गया। चीन के साथ व्यापार करते थे, किसका व्यापार करते थे? चाय का व्यापार करते थे, एकाधिकार को बनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि किस एक्ट के तहत कंपनी के सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार का अधिकार बनाए रखा गया, तो चार्टर एक्ट 1813। फिर बात होती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है मित्रों? बात होती है
तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में क्या था, ब्रिटिश व्यापारियों, किसके, ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को, किसको, ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान की गई। क्या कि ब्रिटिश से जो इंजीनियर थे और व्यापारी थे वो भारत में आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक, यहाँ पे रह सकते हैं, इनको अनुमति प्रदान कर दी गई। क्या कर दी गई, ब्रिटिश व्यापारियों को, ब्रिटिश व्यापारी, ब्रिटिश व्यापारियों को और इंजीनियरों को भारत में बसने की अनुमति, क्या होती है, भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई, परंतु इसके लिए उनको संचालक मंडल, इसके लिए उनको संचालक मंडल, इसके लिए उनको संचालक मंडल या नियंत्रक मंडल आप कह सकते हैं, क्या, या नियंत्रण मंडल या नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक था, बोर्ड से अनुमति लेना, बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। आप लाइसेंस कहिए या अनुमति कहिए। तो देखिए मित्रों, क्या होता है कि ब्रिटिश व्यापारियों को और इंजीनियरों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इनको क्या था, इनको संचालक मंडल, किससे, संचालक मंडल से, संचालक मंडल कहिए या नियंत्रण बोर्ड कहिए से लाइसेंस लेना या अनुमति लेना आवश्यक था। फिर बात होती है मित्रों, चौथे पॉइंट की बात होती है, जो कि ये चौथा पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट क्या है मित्रों कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। तो मित्रों जानते हैं क्या होता है, भारतीय जो शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा जो थी, चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारत की शिक्षा पे ये 1 लाख रुपए खर्च, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। किस एक्ट में, तो 1813 के एक्ट में। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट के तहत भारत की शिक्षा पे 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान था। तो किस में था, 1813 के एक्ट या चार राजलेख। ठीक, फिर मित्रों बात होती है 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट हमारा क्या है मित्रों, 5वां पॉइंट है स्थानीय स्वायत्त। किसकी, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की बात हो रही है, स्वायत्त संस्थाओं की बात हो रही है। करारोपण को का अधिकार दिया गया। स्थानीय जो संस्था थी, स्वायत्त जो थी, उनको करारोपण का अधिकार दिया गया इस राजलेख द्वारा। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, कहाँ पे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राजलेख द्वारा। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से, क्या,
और ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। क्या हुआ मित्रों कि ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, तो चार्टर एक्ट 1813। फिर इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, जो कि अति महत्वपूर्ण है। 1833 1813 एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 1813 के राजलेख या चार्टर एक्ट के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो पहली बार क्या होता है, यहाँ पे ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति मिलती है। फिर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन मित्रों याद रहे, चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार को बनाए रखा गया, इसको बनाए रखा गया। फिर बात होती है ब्रिटिश व्यापारियों को और इंजीनियरों को भारत में बसने की अनुमति दी गई, परंतु इसके लिए उनको संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया था। फिर बात होती है चौथे पॉइंट की हमने बात की, जो कि अति महत्वपूर्ण है। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। क्या किया गया? भारत की शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। फिर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है मित्रों, इस सबसे पहली बात तो उसी में होता है, कंपनी के एकाधिकार को, जो चीन के साथ भी व्यापार होता था, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 या 1833 का राजलेख। तो मित्रों क्या होता है, ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में क्या होता है, ब्रिटिश जो कि भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। तो सबसे पहले क्या था, इसमें केंद्रीयकरण था। ये केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। क्या था? केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम महत्वपूर्ण या निर्णायक था। ठीक, फिर हम बात करते हैं थोड़ी इसकी भूमिका हम बात करते हैं। तो चार्टर एक्ट जब 1813 के पश्चात 1833 का जब चार्टर एक्ट आया, तो भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई। क्या हुई? कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई जब चार्टर एक्ट 1813 आता है। तो जिस पर पूरा नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया? ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 तथा 1829 3 अधिनियम पारित होता है। कौन सा? 1814, 1823 और तथा 1829। 1823, 1829 3 अधिनियम द्वारा कंपनी के कुछ अधिकार प्रदान किए गए। क्या किए गए? इस तीनों के द्वारा कंपनी के कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन तो ये अधिनियम है वांछित सफलता नहीं दे पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा सफलता नहीं दे पाते हैं। तभी इसी के बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, जो कि तीसरा चार्टर अधिनियम पारित किया जाता है, जो कि इसमें निम्नलिखित प्रावधान आते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से प्रावधान थे। तो हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की बात हम करते हैं। तो मित्रों अगर एक बार हम फिर से भूमिका की अगर इसकी बात करें, तो जैसे ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। क्या था? ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। तो की पॉइंट आपका है
केंद्रीकरण। फिर क्या था कि 1813 के चार्टर अधिनियम, क्या 1813 के चार्टर अधिनियम के पश्चात भारत में कंपनी के जो साम्राज्य थी, जो कंपनी के साम्राज्य 1813 में काफ़ी वृद्धि हुई। क्या हुई? काफ़ी वृद्धि हुई, जिस पर पूरा नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 और 1829 तीन अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किए। ये तीनों अधिनियम पारित किए गए, कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ये अधिनियम जो हैं अत्यधिक सफलता नहीं दे पाती हैं। क्या नहीं दे पाती हैं? अत्यधिक सफलता नहीं दे पाती हैं। तो बाद में 1833 में एक अधिनियम पारित किया जाता है, जो कि 1833 चार्टर अधिनियम पारित किया जाता है। इसी को कहा जाता है तीसरा अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833, जो कि इसमें कुछ प्रावधान भी थे। उस प्रावधान के विषय में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि पहला पॉइंट हमारा है कि कंपनी के अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। क्या होता है? सबसे पहली बात होती है कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया जाता है। तो मित्रों, जो कंपनी के अधिकार थे उसको 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया जाता है, कि दोबारा 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा कि कंपनी का अधिकार भी 20 वर्ष तक इस पे रहेगा। फिर बात होती है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, किसको? ये मेन पॉइंट आप इसको याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को, क्या? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया? भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे, इन्हों के पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब एक ही गवर्नर जनरल होता था। फिर बात होती है जिसे सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां निहित थी। इसमें क्या थी? जो कि सभी नागरिकों के सैन्य शक्तियां निहित थी। इस अधिनियम ने पहली बार ऐसे सरकार का निर्माण करती है, ये अधिनियम पहली बार ऐसे सरकार का निर्माण करती है कि जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेती है। क्या करती है कि जहां जहां ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में नियंत्रण था, पूरा ब्रिटिश अब नियंत्रण कर लेती है। ठीक। फिर बात होती है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तीसरा पॉइंट हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। तो मित्रों, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है? तो ये होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग होते हैं। फिर बात होती है मित्रों कि सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए, क्या पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो पूरे भारत में कानून बना सकती थी, इसके लिए उनको अधिकार प्रदान कर दिया गया कि आप कानून अब बना सकते हैं। कि किंतु नियंत्रक मंडल को अंग्रेजी में बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि इस कानून को
अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकती थी, लेकिन जो नियंत्रण बोर्ड थी वो कानून बना सकती थी और इस कानून को निरस्त भी कर सकती थी। स्वयं कानून बनाने के उसके पास शक्तियां प्रदान थी। ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल एक कानून बना दे तो उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी माने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऐसा कुछ नहीं था, और कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकती थी, उसके पास इतनी शक्तियां थी। फिर बात होती है गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून अधिनियम कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जब गवर्नर जनरल के परिषद द्वारा कानून पारित होता था तो अधिनियम कहा जाने लगा। इसके पूर्व में जो विधियां बनी उसको विनियमन कहा जाता था। उसके पूर्व में उसको विनियमन कहा जाता था। फिर बात होती है मित्र चौथे पॉइंट में क्या होता है? अंग्रेजों को इस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के भारत में आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। क्या किया गया मित्रों? अंग्रेजों को भारत में आ सकते हैं, आप भारत में आइए, जाइए, रहिए, यहीं पे आप व्यापार भी करिए, आपको लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आइए, यहीं पे रहिए और व्यापार आप करिए, चाहे बसिए चाहे व्यापार करिए, जो भी करिए। फिर बात होती है इसमें एक 5वें पॉइंट की बात होती है मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। जो विधायिका की शक्तियां मुंबई और मद्रास के गवर्नर को प्राप्त था उसको वंचित कर दिया गया। विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया, मतलब जो वो कानून बनाते थे उनकी शक्तियों को वापस ले लिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। क्या होता है? भारत में असीमित अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। भारत में असीमित अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। फिर उसके बाद बात होती है मित्रों की जब बम्बई और मद्रास के गवर्नर को विधायिका की संबंधित शक्तियां जो है उनको अवांछित कर दिया जाता है, तब क्या किया जाता है कि पूरे ब्रिटिश भारत के गवर्नर इसको असीमित अधिकार प्रदान कर दिया जाता है भारत। फिर बात होती है छठा जो कि मेन हमारा पॉइंट है, उसमें क्या है? कंपनी के व्यापारी के अधिकार की क्या बात होती है? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किसके साथ? जो पहले चीन के साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो मित्रों क्या हुआ? आप देखिए, ये मेन पॉइंट है आपका, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्या होता है कि कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। यह क्या होता है? कंपनी के जो व्यापारी के एकाधिकार थे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। कंपनी को अब सिर्फ प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। यह आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की कार्य किए जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम। फिर बात होती है मित्रों नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के लिए क्या होता है? सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया जाता है और इसमें कहा गया है कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। क्या इसमें कहा गया जब 1833 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया तो इसमें कहा गया कि भारत के किसी पद पर, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर बात होती है मित्रों नेक्स्ट पॉइंट 8वां पॉइंट क्या था? विधिक परामर्श हेतु।
क्या विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति होती है। किसको चौथा सदस्य शामिल किया जाता है, उसमें केवल परिषद की बैठक में वो भाग ले, जो चौथा सदस्य होता है वो सिर्फ परिषद की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है मित्रों। क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता है। फिर बात होती है नेक्स्ट पॉइंट की, 9वें पॉइंट की बात होती है विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल ने आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। क्या किया गया? विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को एक आयोग गठित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। कितने? 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। किसके अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। फिर मित्रों बात होती है 10वें पॉइंट की, हम बात करेंगे तो इस एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा, कब दास प्रथा? 1843 नियम 5 के में उन्मूलन कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा 1833 के एक्ट के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है। तो दास प्रथा का जब उन्मूलन किया जाता है तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। इसको गैर कानूनी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कि ये गैर कानूनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में भी दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे, कई बादशाहों ने लगाए, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने दास व्यापार पर रोक लगा दी थी कि दास के व्यापारियों का व्यापार नहीं होगा। फिर उसके बाद अकबर ने 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। फिर बात होती है आधुनिक काल में सर्वप्रथम 1823 में अंग्रेज सिस्टर स्टैनहोप से इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर ने भारत में दास प्रथा को बंद करने का अनुरोध किया था। कौन किया था? 1823 में। आधुनिक की बात हम करेंगे तो 1823 में सिस्टर स्टैनहोप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर ने भारत में दास प्रथा बंद करने का अनुरोध किया था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार का 1789 में बंद करवा दिया था। दासों के व्यापार को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब बंद करवाया मित्रों? तो 1789 में बंद करवा दिया था। फिर बात होती है मित्रों इसी में नेक्स्ट पॉइंट की, इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों में किसी व्यक्ति को कैसे धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। क्या कि नहीं किया गया मित्रों? जैसे कि किसी भी सदस्य को धारा 87 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के भेदभाव पे इनको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। फिर बात होती है मित्रों कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार मिला। क्या मिलता है मित्रों? पूर्ण अधिकार मिलता है। इसमें राजस्व के संबंध में इनको पूर्ण अधिकार मिलता है। फिर मित्रों हम बात करते हैं इसी क्रम में तो 1833 के चार्टर एक्ट में हमने बात किया आपसे कि यहाँ पे केंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। क्या होता है? कंपनी के 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। पुनः बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर क्या होता है? गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार प्रदान होता है। तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत। फिर मित्रों हम बात किए कि भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर एक्ट में दिखाई देता है। किस चार्टर एक्ट में? तो 1833 के चार्टर एक्ट में भारत के संविधान का आंशिक दिखाई देता है। तो मित्रों कल हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 की। तो अगर
एक बार हम चार्टर एक्ट 1833 की बात हम कर लेते हैं कि इसमें केंद्रीकरण की बात होती है। फिर कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया जाता है। फिर क्या होता है कि बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर क्या होता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। फिर क्या होता है मित्रों, कंपनी के एकाधिकार, क्या कंपनी के एकाधिकार को चीन के साथ चाय का व्यापार एवं चीन के चाय व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। क्या होता है मित्रों, पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। फिर हमने आपसे पूरी बात की चार्टर एक्ट 1833 में। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 से। धन्यवाद।